Good morning, students. Today we are going to continue the same chapter, chapter 3, Ancient Town and Scriptures. आगे बढ़ने से पहले हम एक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि पुराने ज़माने में टाउन्स यानी सिटीज़ कैसे बनती थी, उनके स्क्रिप्चर्स कैसे होते थे, यानी जो आर्ट एंड क्राफ्ट, पढ़ाई लिखाई, लिटरेचर, इन सब से रिलेटेड इस चैप्टर में हमने देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि इसमें पहले ये बताया गया था कि कल्चर की मीनिंग क्या होती है। तो जिसमें हमने देखा था कि कल्चर ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है और सिविलाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग ही बनाता है, यानी जो इंसान है वही सिविलाइजेशन को डेवलप करता है। और फिर उसके अंदर क्या आता है, वो सिविलाइजेशन कैसे बनता है, उसके कैलिबर, उसके स्किल, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस और उसकी क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों से उसके अंदर वो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। फिर हमने देखा था कि जो एंशियंट टाइम में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उनका उनको और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। फिर हमने ये देखा था कि उस सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी होती थी, यानी वो लोग कंस्ट्रक्शंस कैसे करते थे, बिल्डिंग्स कैसे बनाते थे, उनके घरों का जो कंस्ट्रक्शन होता था वो कैसा होता था, उनकी प्लानिंग कैसी होती थी। जिसमें हमने ये देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो प्लानिंग होती थी वो बड़ी प्रॉपर तरीके से होती थी, बड़ी सिस्टमेटिक होती थी। और आज भी मॉडर्न एज में भी जो प्लानिंग होती है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग होती है, वो कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन या कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही देन है। कैसे, जो हमारे बिल्डिंग्स होती हैं, अगर डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरीज़ हैं तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही देन है। जब हम डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरीज़ की बात करें तो हमने ये देखा था कि उनके जो फोर्ट्स होते थे और जो पैलेसेस होते थे वो एक सिस्टमेटिक वे में, उनकी एक अलग डायरेक्शन होती थी। और जो कॉमन पीपल हैं उनके जो घर होते थे, उनकी जो बिल्डिंग्स होती थी, उनका कंस्ट्रक्शन एक अलग तरीके से होता था। जो दीवारें होती थी, जो वॉल्स होती थी पैलेसेस की, उनकी हाइट कुछ अलग होती थी। कॉमन पब्लिक के जो घर के जो दीवारें होती थी वो कॉमन होती थी, डिफरेंट होती थी। जो कॉमन चीज़ होती थी वो होती थी एंट्रेंस और एग्ज़िट का जो गेट होता था, जो एंट्रेंस गेट होता था या कहें जो एग्ज़िट गेट होता था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कभी भी मेन रोड की तरफ नहीं बनाया जाता था। उसका रीज़न था क्योंकि वो ये प्लानिंग प्रॉपर करते थे और वो ये जानते थे कि जब अगर बिल्डिंग्स या घरों के जो दरवाजे हैं वो अगर मेन रोड पे खुलेंगे तो ऑब्वियसली मेन रोड की तरफ व्हीकल्स का आना जाना होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस हैं। इसलिए उनके जो एंट्रेंस गेट होते थे वो हमेशा लेन में, गलियों की तरफ खुलते थे, डायरेक्ट मेन रोड की तरफ उनके घरों के दरवाजे नहीं खुलते थे। फिर हमने देखा कि उनके ही टाइम में जो वाटर सप्लाई है वो भी बड़ा प्रॉपर होता था। यहाँ तक कि जो घरों के गंदे पानी होते थे वो एक जगह इकट्ठे नहीं होते थे और ना ही वो पब्लिक प्लेस पे इकट्ठे होते थे। वो सीवेज बनाया जाता था और सीवेज से गंदा पानी शहर के बाहर निकाला जाता था। फिर हमने ये भी देखा था कि उस टाइम से ही पब्लिक प्लेसेस पे जो बाथ का जो एरिया बनता है उसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाता था। प्लस चेंजिंग रूम भी बनाया जाता था कि अगर पब्लिक एरिया में पब्लिक बाथ है, अगर वो एक स्पेसिफिक जगह पे है तो ऑब्वियसली लोगों को अपने ड्रेसेस चेंज करने के लिए भी एक रूम जैसा दिया जाता था। फिर हमने देखा था कि जो इनके लोथल के एयरपोर्ट देखा था। फिर हमने देखा कि गुजरात में जो अलग अलग जगह हैं उनके वो क्यों फेमस हैं, वो क्यों इतने
उम, उनका वो उनकी पॉपुलैरिटी क्यों है। जैसे अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ डॉकयार्ड की वजह से। डॉकयार्ड यहाँ जहाँ पे शिप्स की बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, जहाँ पे शिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहाँ पे बिगड़े हुए शिपों को बनाया जाता है। शिप यानी जो जहाज़ जो समुद्र में चलते हैं। और इस लोथल के डॉकयार्ड के पाए जाने के बाद रिसर्च होने पे ये भी पता चला कि लोथल का जो पोर्ट है जो गुजरात में है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सोर्स था। यानी क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट था, यहाँ पे बहुत बड़ा डॉकयार्ड पाया गया, तो जिससे ये पता चला कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बहुत बड़ा सोर्स है, ऐसा माना गया। फिर हमने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। इकोनॉमिक यानी कि उनका रहन सहन, उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। तो जब हमने ये देखा, जब हमने ये पढ़ा तो उसमें हमने क्या देखा था कि वो लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बिलीव करते थे, अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर करते थे, अलग अलग बिजनेस करते थे, और सब अपना खुद का ही उनका सोर्स ऑफ इनकम था। जैसे कि कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग सिल्क इंडस्ट्री में काम करते थे, कुछ के पास जानवर थे जिनका बिजनेस करते थे, मीन्स गायों से बकरियों से दूध का बिजनेस करना। कुछ लोग ट्रेड करते थे, ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। कुछ लोग जो थे वो खेती में ज़्यादा थे, और खेती में भी अलग अलग गेहूं की ज़्यादा खेती होती थी, मस्टर्ड की ज़्यादा, सरसों की ज़्यादा खेती होती थी, सीसम की खेती होती थी, अलग अलग अनाजों की बहुत ज़्यादा खेती होती थी। और ये लोग सिर्फ अपने ही लिए नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। कौन? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हिंदुस्तान में कॉटन के कपड़ों का होता था, और कॉटन का एक्सपोर्ट भी यहाँ से होता था। फिर हमने देखा था हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोशल लाइफ में हमने ये देखा कि उनका जो वो उनका सिर्फ खेती किसानी ही उनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं था। इस समय के लोग जो खेती किसानी करते थे उनकी डाइट भी बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी होती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो डाइट में उनके पास मिल्क हुआ करते थे, क्योंकि वो जानवर भी पालते थे, और क्योंकि वो फिशिंग भी करते थे, इसलिए उनके डाइट में फ़िश भी इन्वॉल्व होता था। और उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के लोग बड़े हेल्दी और बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव हुआ करते थे। हमने ये भी देखा कि उनका अटायर यानी उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अलग हुआ करता था। कैसा था कि जो मेन और वुमेन हैं वो दोनों सिर्फ दो ही कपड़े पहनते थे। ओवरऑल अगर माना जाए, हमने रिसर्च में ये देखा कि जो मेन और वुमेन दोनों दे वोर ओनली टू क्लॉथ्स, एंड जो दोनों हैं वो लगभग सिमिलर कपड़े ही पहनते थे। जैसे कमर के नीचे धोती जैसा कुछ वो लपेटते थे, और ये मेन और वुमेन दोनों ही करते थे, लपेटते थे। और कंधे के ऊपर जो है वो एक छोटा सा कपड़ा लपेटते थे, और यूजुअली वो कॉटन और वुलन दोनों से ही फेमिलियर थे। सिर्फ कॉटन के कपड़े ही नहीं, वुलन से भी वो बड़े फेमिलियर थे। और क्योंकि वहाँ पे मेटल और कॉपर्स का भी रिसर्च में पाया गया, कुछ मेटल्स और कॉपर्स, तो ये भी पाया गया कि वो हाथ से सिल के भी कपड़े पहनते थे, और कुछ लोग अनस्टिच कपड़े भी अपने बॉडी पे लपेट के रहते थे। इस टाइम के लोग ऑर्नामेंट्स भी बहुत पहनते थे, यानी नॉट ओनली वुमेन, मेन भी ऑर्नामेंट्स पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। यानी अंगूठियाँ पहनते थे, हाथ में ब्रेसलेट पहनते थे, और
ज्वेलरीज़ में लाइक वुमेन ज्वेलरी बहुत पहनती थी, बैंगल्स, ईयर रिंग्स, कमर में भी कुछ ज्वेलरीज पहनते थे, एंकलेट यानी पैरों में पायल पहनते थे। ये सारे ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर और बहुत कीमती स्टोन्स के भी बने होते थे। जैसे आज के टाइम में हमारे जो मॉडर्न एज है इसमें सबसे ज़्यादा प्रीशियस जो ऑर्नामेंट है दैट इज़ गोल्ड और डायमंड। बट उस टाइम पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे गोल्ड, सिल्वर के अलावा प्रीशियस स्टोन्स की भी बड़ी वैल्यू होती थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खुद के बनाए हुए बर्तनों में खाना बना मतलब हैंडमेड यूटेंसिल्स ही यूज़ करते थे। और वो सिर्फ हर तरह के यूटेंसिल्स वो खुद से बनाते थे। सिर्फ बर्तन ही नहीं, उनके जो बच्चे होते थे वो भी उनके ही बनाए हुए खिलौनों से खेला करते थे। और खिलौनों में अलग अलग तरीके के जानवर, मैन और इस तरह के ट्रीज़, इस तरह के टॉयज़ हुआ करते थे। और इन टॉयज़ से ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बड़े आर्टिस्टिक थे और दे वर वेरी क्रिएटिव। इनकी क्रिएटिविटी का आज भी कोई कंपैरिजन नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू continue, and today we are going to start with religious life and funeral। यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उनका रिलीजियस लाइफ कैसा होता था, और फ्यूनरल यानी लाइफ के बाद के जो प्रोविज़न, जो क्या बोलते हैं, रीति रिवाज होते वो कैसे किया जाता था। तो लेट्स स्टार्ट। We get information regarding religious life of हड़प्पन civilization from the idols and postures। इनके इन्फॉर्मेशंस कैसे मिलते हैं? मूर्ति और इनके पोस्चर्स देख देख के समझ में आता है उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में। Among the idols excavated, the idol of मात्रका देवी has been found। जब खुदाई हुई और एक्सकेवेशन हुआ तो खुदाई में क्या पाया गया कि मातृका देवी का आइडल यानी मूर्ति पाई गई। हिस्टोरियंस कंसिडर इट द सिंबल ऑफ मदर अर्थ। इट मीन्स पीपल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन वर्शिपिंग मदर अर्थ, स्पेशली एज इट गिव्स ग्रेन एंड वाटर। जब खुदाई हुई और रिसर्च हुआ तो मातृका देवी की मूर्ति पाई गई, और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इनको धरती माता मानते थे। यानी मातृका देवी की जो मूर्ति मिली ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इनकी बहुत पूजा करते थे। और पूजा करने की वजह क्या थी? वो ये मानते थे कि इन देवी की वजह से ही हमें पानी और अनाज मिल रहा है। Beside this, they might have been worshipping trees, animals, नाग देवता, स्वास्तिक एक्सेट्रा। और इसके अलावा वो किस चीज़ की भी पूजा करते थे? पेड़ों की, जानवरों की, नाग देवता यानी ऑब्वियसली स्नेक की, और स्वास्तिक एक चिन्ह होता है, स्वास्तिक इज़ अ स्टैचू और उसका एक चिन्ह भी होता है, उसकी भी बड़ी पूजा करते थे। रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगन। इनके अलावा आग की भी पूजा की जाती थी, जो कहाँ होती थी? लोथल और कालीबंगन में होती थी। और ये कब होती थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। ऑल्सो एविडेंसेस ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस। They buried dead person and also kept some of the things with the dead body. It tells us about their imagination that there is life after death। अब ये तो हो गया लाइफ। उसके बाद से फ्यूनरल कैसे होता था, यानी ज़िंदगी के बाद जब लाइफ का एंड होता था तो वो कैसे करते थे वो लोग, कि बहुत से लोग डेड बॉडी को जलाते थे। और ये भी पाया गया कि अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मेनी प्लेसेस। मतलब अग्नि संस्कार किया जाता, पूरे रस्म रिवाज, रीति रिवाज से अग्नि संस्कार किया जाता था। बहुत से लोगों को ज़मीन में गड़ा देते थे, दफना देते थे, और जब उनको ज़मीन में दफनाते थे तो उनके साथ
उनकी कुछ चीज़ें रख देते थे, यानी उनकी पसंदीदा जिसकी डेथ हुई उसकी पसंद की चीज़ें जो उसको पसंद रहती थी वो सारी चीज़ें उसके डेड बॉडी के साथ, उस इंसान के डेड बॉडी के साथ दफना देते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इनको दफनाने के बाद, मतलब मरने के बाद एक और लाइफ है, देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। तो उनका ऐसा मानना था कि वो उठेंगे तो इनकी पसंद की चीज़ें उनके पास होंगी, ऐसा उस टाइम के लोग मानते थे। तो दिस इज़ व्हाट लाइफ एंड फ्यूनरल मीन्स, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, ज़िंदगी के बाद का फ्यूनरल वो कैसे करते थे। नाउ कम टू सी द स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस। उनकी स्क्रिप्ट कैसी होती थी, यानी वो कैसे लिखते थे, और उनकी लैंग्वेजेस क्या यूज़ करते थे। Coins, seals, copper plates have been found from remains of Harappan civilization, over which some text is transcribed, which is written in some unresolved mysterious language. Although these writings are short words with matras and joined words are found. Lot of attempts have been made to decipher this script, but it has not been successful yet. जब उनके स्क्रिप्ट और लैंग्वेज की बात की जाए तो उनके टाइम, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के जब कुछ कॉइन्स और सील्स मिले, कॉपर प्लेट्स मिले, तो उन पे कुछ अजीब तरीके के लिखावट मिली, जिनमें कुछ मात्राओं से उन्होंने शब्द बनाए थे, कुछ अजीब सी मिस्टीरियस लैंग्वेजेस लिखी हुई थी, और बहुत कोशिश की गई इन शब्दों और इन मात्राओं को पढ़ने की, डिसाइफर यानी विच इज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ऐसी चीज़ को समझना जिसको समझना नामुमकिन है, उसको कहते हैं डिसाइफर। तो इन स्क्रिप्ट को पढ़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसमें कोई भी कामयाबी नहीं मिली। मीन्स द रिसर्चर्स ट्राई टू decipher the script but they were unsuccessful. अब जब हम देखते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेसेस गुजरात में, तो वो कौन कौन से थे। स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात। गुजरात में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के छोटे बड़े कॉलोनीज़ पाए गए थे, जैसे रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजदी इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा, सरकोतड़ा, लाखाबवाल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, आमरा, भगतलाव ऑन द बैंक ऑफ किम रिवर इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारी जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पाई गई, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की कॉलोनीज़ मानी जाती हैं, यानी छोटी बड़ी कॉलोनीज़। ये जो इस डिस्ट्रिक्ट में हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम की हैं। तो ये तो हो गया उनका ये पूरा टाइम, यानी उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी प्लानिंग कैसी थी, उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, फिर उनका फ्यूनरल कैसे करते थे, उनकी राइटिंग कैसी थी। फिर हमने ये देखा कि गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के कौन कौन से प्लेसेस हैं। उसके बाद से क्या हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया। तो वो एंड भी किस तरह से हुआ, इट वॉज़ नॉट सो ईजी, मतलब ईजीली ख़त्म नहीं हो गया वो। कैसे, द हिस्टोरियन बिलीव दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन में हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ऐसा नहीं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग एकदम से गायब हो गए, ऐसा माना जाता है। जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने खोज की, वो ऐसा मानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, एक भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से, जिसमें वो गायब हो गए, या फ्लड आया, बाढ़ आया, उसमें वो गायब हो गए। एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेशन, यानी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर, कुछ ऐसी तबाही आई, या फिर कुछ बाहरी कोई ऐसी हवा चली जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या हो गया, अंत हो गया। अचानक से एकदम वो कहीं नहीं चले गए, ऐसा माना जाता है। या तो फ्लड हुआ,
यानी बाढ़ आया या भूकंप आया या फिर कुछ एपिडेमिक हुई यानी कुछ महामारी आई जिसकी वजह से पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, या फिर कुछ बाहरी इन्वेशन हुआ जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन, मीन्स इट इज़ नॉट क्लियर बट इट बिलीव्स दैट ऑल ऑफ अ सडन दे डिड नॉट डिसअपियर। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, नेचुरल हुआ, जिसकी वजह से पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। However, for today's historian, the end of it has been the subject of research. लास्ट में क्या कह रहे हैं, चाहे इनका एंड जैसे भी हुआ लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या हुआ, एक सब्जेक्ट बन गया रिसर्च का। मीन्स ये इन्होंने ऐसे ऐसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के काम ऐसे ऐसे हुए कि मॉडर्न एज के साइंटिस्ट और मॉडर्न एज के रिसर्चर्स वर फोर्स टू रिसर्च ऑन देम। मीन्स उन्होंने कुछ आम काम नहीं किया, जनरल काम नहीं किया जिससे कि लोग उन्हें भूल जाए। उस टाइम के लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए कि उन पे आज के लोग रिसर्च करने पे मजबूर हो गए। अब उसके बाद से अगर एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें तो उनके बाद से आया ऋग्वेद। और ऋग्वेद की अब हम देखेंगे कि ऋग्वेद की स्टडी कैसे हुई। दैट यू ऑल नो दैट देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और जिसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है, जिसमें 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स यानी मंत्र उच्चारण जो होते हैं वो हैं, विच आर कॉल्ड सुक्तास, जिनको क्या कहते हैं, सुक्त कहते हैं। और जो ऋग्वेद है ये क्या है, ऋग्वेद इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ एंशिएंट नॉलेज, जो पुराने नॉलेज को क्या करता है, उसकी सारे पुराने नॉलेज को उसने रिपोज करके उसकी पोजीशन को बना के रखा हुआ है। इट इज़ रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत भी 2 तरह के हैं, एक ओल्ड संस्कृत तो दूसरा है वैदिक संस्कृत। तो जो ऋग्वेद है वो ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ ऋग्वेद वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यंस। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो हम आर्यंस की लाइफ के बारे में हमको जानने को मिलता है, और उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, इस बारे में ऋग्वेद में सब कुछ लिखा हुआ है कि आर्यंस की हिस्ट्री कैसी थी, आर्यंस की लाइफ कैसी थी। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज वेदास अलॉन्ग विथ release to know about history. Some of the hymns of Rigved are in dialogues form. कुछ जो ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि डायलॉग फॉर्म में हैं, मतलब जब उनका मंत्र उच्चारण किया जाता है तो ऐसा लगता है कि कुछ डायलॉग बोले जा रहे हैं। There are references of life of common man in Rigved. There are references of political institution like Gand, Sabha and Samiti. Sabha was a smaller institution as compared to Samiti. क्या बोल रहे हैं कि ऋग्वेद में लाइफ की जो आम आदमी के लाइफ के बारे में लिखा हुआ है कि आम आदमी, एक कॉमन मैन, हाउ अ कॉमन मैन स्पेंड द लाइफ, उसमें उसमें ये लिखा हुआ है कि एक आम आदमी को अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए, यानी वो रेफरेंस देते हैं। देन उसमें कुछ रेफरेंसेस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के भी हैं, जैसे गणा, सभा और समिति। तो क्या कह रहे हैं कि सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज़ कम्पेयर टू समिति। अगर समिति की बात करें तो समिति से छोटा इंस्टीट्यूशन किसको माना गया, सभा को। Head of the state sat in it and discussed important issues of the state and gave justice. ऐसा मानते हैं कि समिति में जो सभा होती है उसमें स्टेट का हेड बैठता था और सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को सुन के उस पर जस्टिस करता था। द समिति वॉज एन एलैबोरेट बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग। और समिति क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि वो किसको एलैबोरेट कर रही है, किसके बारे में बता रही है, किंग के बारे में, कि राजा कैसे जस्टिस करता था, कैसे इंसाफ करता था और राजा कैसे शासन करता था। आर्मी चीफ एंड प्रीस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग। वन ऑफ द वर्क ऑफ किंग वॉज गवेशना। गवेशना मीन्स वॉर,
यानी गवेषणा जिसके बारे में ऋग्वेद में जिक्र है उसका मतलब होता है वॉर यानी युद्ध। फ्रॉम ऋग्वेद वी गेट इन रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। ऋग्वेद में ही एक युद्ध का भी जिक्र है जिस जो कि 10 राजाओं के बीच में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था? रवि नदी के किनारे हुआ था। ऋग्वेद प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस। आर्यंस की सोशल लाइफ के बारे में बताता है। वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली एंड फैमिली सिस्टम वॉज patriarchal and it was also joint family system. Society was not divided into caste and races. यानी जब हम आर्यन की हिस्ट्री सोशल लाइफ के बारे में जब ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो उसमें कास्ट और धर्म जाति का कुछ भी जिक्र नहीं है। सो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी। उस टाइम पे आर्यन की हिस्ट्री पढ़ने पे ऋग्वेद में जब हम आर्यन की लाइफ की हिस्ट्री सोशल लाइफ पढ़ते हैं तो उसमें हर इंसान को इक्वल बताया गया है। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस। वुमेन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी। फेमिनिज्म वाज देयर एंड वुमेन वर कंसिडर्ड एज को वर्कर्स एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वाज एसेंशियल। यानी जब हम आर्यंस की सोशल लाइफ पढ़ते हैं ऋग्वेद में तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे जातिवाद नहीं था और वहाँ पे हर कोई उस टाइम पे हर कोई इक्वल था। यहाँ तक कि वहाँ पे उस टाइम पे आर्यंस की लाइफ के जब आर्यंस का समय था तब और जो वुमेंस की को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और वुमेंस का हर जगह होना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। They could also study. Among them, Apala, Lopamudra, Gosha, etc. created rituals of Rigved. Girls got married only when they were adults. और आर्यंस के टाइम पे चाइल्ड मैरिज बिल्कुल भी नहीं था। लड़कियों की शादी तब की जाती थी जब वो अडल्ट हो जाती थी। अडल्ट यानी आफ्टर 18 उनकी शादी की जाती थी। मेंशन ऑफ वर्शिप of nature is found in the Rigved. Worshipping of Indra, Varun, Agni, Surya, etc. is mentioned in Rigved. There is mention of Usha as the goddess of morning and Aditi as the goddess of evening. जब हम वहाँ पे वर्शिपिंग की बात करें तो ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि जो नेचर की ज़्यादा पूजा होती थी, जैसे इंद्र की, वरुण की, अग्नि देवता की, सूर्य देवता की ज़्यादा पूजा की जाती थी, ऐसा ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। और उसमें ये भी मेंशन है कि उषा जो देवी उषा थी उसको मॉर्निंग के टाइम में उनकी पूजा की जाती है और अदिति को देवी अदिति माना जाता था जिनकी शाम के टाइम पूजा की जाती है। Cows, horses and bulls have been discussed at many places in Rigved. As compared to other animals, horses have been mentioned more times, which indicates importance of pastoralism in their lives. It was common among the tribals to fight for animals. Property was mainly decided on the basis of number of cattle. Animal husbandry was done collectively and agriculture was secondary in the early stages of Rigved. अब जब ऋग्वेद की बात करें तो उसमें जानवरों का भी बहुत जिक्र है, जिसमें सबसे ज़्यादा गाय और घोड़े और बैलों का जिक्र है। और इनमें सबसे ज़्यादा घोड़े जो हॉर्सेस हैं उनको उनके नाम बहुत बार मेंशन किए गए हैं और इनको एक अलग इम्पोर्टेंस दी गई है। जब प्रॉपर्टी डिवीज़न की बात ऋग्वेद में आती है तो वहाँ पे किस बेस पे होता था प्रॉपर्टी डिवीज़न? प्रॉपर्टी डिसाइड होता था ऑन द बेसिस ऑफ कैटल्स, यानी जिसके पास जितने ज़्यादा जानवर वो उसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी। और जो खेती होती थी वो सेकेंडरी हुआ करती थी। सब फर्स्ट इम्पोर्टेंस दिया जाता था हस्बेंड्री, यानी जानवरों का पशुपालन किसके पास सबसे ज़्यादा है। तो ये था ऋग्वेद, यानी अभी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो एंशियंट टेक्स्ट था
पुराना टेक्स्ट यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो वेद आया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो उसमें से ऋग्वेद के बारे में ये सारी डिटेल है. दिस इज़ ऑल ऑफ दिस चैप्टर. You all have to do all the exercise, and then if you are facing any problem in this chapter, then you can ask me. Now I'm going to end. Take care of yourself. Thank you.